नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है प्रिसा आईएएस में, द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज रन बाय ब्यूरोक्रेट्स आईएएस बाय आईएएस। तो जैसा कि हमारा टैग लाइन है आईएएस बाय आईएएस, मतलब यहाँ पे आपको आईएएस ही बनाया जाएगा आईएएस द्वारा। तो अभी तक हमने आपको ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी में आपको इंट्रोडक्शन यूनिवर्स के बारे में करा दिया था। अब यूनिवर्स के बाद मैंने आपको ये सिखाया था कि एनसीईआरटी का कैसे आपको अध्ययन करना है। तो आपको बता दें कि एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 का अगर आप रीड किए होंगे मेरे द्वारा कहे जाने के बाद, या अभी आप रीड करेंगे, तो बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशंस उसमें दिए गए हैं यूनिवर्स के बारे में। आप देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से उसमें डिफाइन किया गया है। हाँ, माना कि प्लूटो के बारे में अपडेट नहीं किया गया है, बट प्लूटो के बारे में तो अपडेट हम लोग कर लेंगे कि प्लूटो को जो है ड्राफ्ट प्लैनेट में दिया गया है, या लेटेस्ट एनसीईआरटी अगर होगी आपके तो उसमें अपडेट दिया होगा। तो आप प्लीज उसको चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 6 की, अगेन कह रहा हूं मैं, क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 पढ़िएगा और क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पढ़िएगा। ओरिजिन ऑफ अर्थ या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़िएगा। तो जैसा कि यूनिवर्स के बारे में मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में यूनिवर्स की 2 थ्योरी दी गई थी, एक जियोसेंट्रिक थ्योरी और एक हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी में कहा गया था कि अर्थ जो है सेंटर में है और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं या सन जो है वो उसके चारों तरफ घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, जो कि वर्तमान में जो थ्योरी है, प्रेजेंट थ्योरी जो है, उसके अगेंस्ट है वो। फिर आपको मैंने बताया था कि द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो पहली बार दिया गया था वो दिया गया था क्लॉडियस प्लूटोनमी द्वारा। क्लॉडियस प्लूटोनमी द्वारा दिया गया था। क्लॉडियस प्लूटोनमी द्वारा दिया गया था। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स वो दिया गया था क्लॉडियस प्लूटोनमी द्वारा। ठीक है, क्लॉडियस प्लूटोनमी द्वारा दिया गया था। ठीक है, प्लूटोनमी इनके द्वारा दिया गया था। सिस्टमेटिक स्टडी जो है वो यूनिवर्स की क्लॉडियस प्लूटोनमी द्वारा दिया था 140 एडी में। इन्होंने पहली बार सिस्टमेटिक स्टडी जो है यूनिवर्स की और बताया। उसके बाद हेलोसेंट्रिक थ्योरी आई। फिर एडविन हबल ने जो है 1925 एडी में, एडविन हबल ने 1925 एडी में इन्होंने बताया था कि यूनिवर्स का डायमीटर 2.5 बिलियन लाइट ईयर होता है। ये सारे कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स है जो मैं आपको बताने की प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद कुछ फेमस थ्योरी की भी हम आपको जिक्र किए थे, जैसे बिग बैंग थ्योरी के बारे में जिक्र किए थे। इन्होंने दिया था, जॉर्ज लैमेटियर ने बिग बैंग थ्योरी दिया था। उसके बाद भी थ्योरी आई, एक आई आप स्टडी स्टेट थ्योरी, थॉमस द्वारा दी गई थी, और पल्सरेटिंग थ्योरी जो है डॉक्टर एलन द्वारा दी गई थी। ये वो थ्योरी है जो कि प्रेजेंट मतलब मॉडर्न यूनिवर्स को डिफाइन करती है, और ये थ्योरी जो है वैलिडेट थ्योरी है और अभी मानी जाती है। ये थ्योरी के बारे में हम आपसे जिक्र किए थे। उसके बाद हमें जो है अब आगे यहां से हमें ब्रह्मांड के अंदर जो मतलब स्टार मतलब कि सन और ग्रह के बारे में हमें चर्चा करनी है। सारे जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में चर्चा करनी है, और ये बताना है कि प्लूटो कैसे ड्वार्फ प्लैनेट जो है कैटेगरी में आया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने वो कौन से 3 पैरामीटर या कौन से वो पैरामीटर ऐड किए जिसकी वजह से प्लूटो जो है 2006 में सोलर सिस्टम की कैटेगरी में आपका मेन ग्रह जो श्रेणी में आता था 9, उसमें से निकल के वो ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में कैसे आ गया। साथ ही साथ हम आपको सन के बारे में भी चर्चा करेंगे। जहां तक कि मुझे याद है, या आप अगर आप रिवीजन किए हो तो सन का स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया होगा। अगर आपने ये नोट्स देखा होगा तो मैंने कुछ सन की संरचना बताई थी कि सन के कुछ लेयर्स होते हैं। सन के लेयर डिफाइन किए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेयर के रूप में जो है सन को डिवाइड किया गया था। तो सन के लेयर का हमने आपको डिस्कशन किया था कि सन जो है हमारे गैलेक्सी के सेकंड आर्म में लोकेटेड है। ठीक है, आप ये समझिए, आप यूं समझ लीजिए कि सन जो है ऐसे अगर आप गैलेक्सी के 3 आर्म्स बना रहे हैं तो सन जो है वो गैलेक्सी के सेकंड आर्म में है। और आपसे पूछा जाए कि ओनली स्टार ऑफ आवर गैलेक्सी, वो आपका होगा सन। क्योंकि प्लैनेट को जो है स्टार नहीं कहा जाता, बिकॉज प्लैनेट के बाद अपना खुद का कोई भी लाइट नहीं होता है। सन की लाइट के थ्रू जो है इन सारे प्लैनेट्स को लाइट मिलती है। ओके, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था। उम्मीद करते हैं आपने इसको रिवाइज भी किया होगा। अब हम प्लैनेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लैनेट्स में हम लोग तो वो सेलेस्टियल बॉडी, ब्रह्मांड का वो सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास खुद की ऊर्जा नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती है, प्रकाश नहीं होता है, उसको हम लोग प्लैनेट कहते हैं। गैस कांट हाइपोथेसिस की बात करें, नेबुला हाइपोथेसिस की बात करें, या
बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो ये सारे थ्योरी ये बताते हैं कि स्टार्टिंग में 9 प्लैनेट्स बने, स्टार के रूप में सन बना, और उससे जो बाकी जो हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, प्री मॉडल मैटर्स जो प्रेजेंट थे, उनके एग्लोमरेशन से, मतलब उनके कंडेंस होने से जो है 9 प्लैनेट्स बने। कुछ मेट्योर्स बने, एस्ट्रॉइड बने, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किसको मेट्योर बोलते हैं, किसको मेट्रॉइड्स बोलते हैं, उनकी चर्चा भी हम आज करेंगे, यहां आने वाले क्लासेस में करेंगे। ओके, एक सवाल हम आपको प्राइमरी रॉक का होमवर्क दिए थे कि आप लोग प्राइमरी रॉक का आंसर राइटिंग लिखिएगा। जैसा कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना है, आपको मैं अपडेट कर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो दूर दराज एरिया में रहते हैं, वो उस मेरे द्वारा क्लासरूम में दिए गए क्वेश्चंस को लिखिए और मॉडल आंसर आप उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, और उस आंसर को चेक कराया जाएगा हमारे सर द्वारा, जो खुद ब्यूरोक्रेट हैं, और उसके ऊपर जो फीडबैक है वो आपको दे दिया जाएगा, और आपको एक बेहतरीन मॉडल आंसर भी तैयार करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है प्लीज उसको आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। सो प्लेनेट का डेफिनेशन एक लाइन का, कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्लेनेट। तो प्लेनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन एंड डू नॉट हैव इट्स ओन एनर्जी। जैसा कि हमने कहा, प्लेनेट जो होता है वह सेलेस्टियल बॉडी है। जैसा हम आपसे कहा था कि व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स इज अ कंपोजिशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, गैसेस कंपोजिशन, डस्ट, इन सबको मिला के आपका बनता है ब्रह्मांड। उसी सेलेस्टियल बॉडी में से हम 9 सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से 9th प्लैनेट जो प्लूटो है उसको हमने ड्वार्फ प्लैनेट या बोना कहते हैं उसको हिंदी में, ड्वार्फ प्लैनेट में हमने उसको कैटेगराइज किया है। हमने नहीं किया, इंटरनेशनल IAU ने कैटेगराइज किया है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसको कैटेगराइज किया है 2006 में। ओके, अब प्लूटो को 1930 में पहली बार प्लूटो का डिस्कवर हुआ था, ठीक है। 9th प्लैनेट प्लूटो वाज डिस्कवर इन 1930 इन 1930, लेकिन IAU के द्वारा 3 बातें रिवाइज की गई। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा कोई भी प्लैनेट या किसी भी चीज को हम प्लैनेट कब कहेंगे, उसके द्वारा कुछ बातों को ऐड किया गया। बेसिक तो ये कि जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ घूमना चाहिए, बात समझिएगा। कहा गया कि जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करें। दूसरा, उनका खुद का ऑर्बिट होना चाहिए, और तीसरी बात, वो किसी के और ऑर्बिट को क्रॉस ना करें। कहने का मतलब अपनी लक्ष्मण रेखा में रहे। आम बोलचाल में कहने एक दायरा बना देगा कि आपको इसी दायरे में घूमना है, आप ये दायरा क्रॉस ना करें, आप दूसरे के टेरिटरी में ना आए। तो 3 नए कंडीशन लिखे गए थे, या 3 कंडीशन जो मेंशन किए गए थे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा, उस 3 कंडीशन को जो है प्लूटो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। प्लूटो जो है वो एक तो ऑर्बिट क्रॉस, अब देखिए वो 3 पॉइंट क्या क्या थे मैं आपको समझाता हूं। इट मस्ट बी ऑर्बिट अराउंड द सन, पहला कंडीशन ये था कि वो सेलेस्टियल बॉडी प्लेनेट तभी कहलाएंगे जब सन के चारों तरफ वो चक्कर काटेंगे एक फिक्स ऑर्बिट में। इस पॉइंट को प्लूटो जो है वैलिडेट नहीं कर रहा था। दूसरा, इट मस्ट बी सो मैसिव टू बी स्फीयर अंडर द ओन ग्रेविटेशनल एंड फोर्स। एक हर प्लेनेट का कम से कम इतना साइज होना चाहिए कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो लगा पाए 2 ऑब्जेक्ट के बीच में। मतलब उसका जो मास है, प्लेनेट का जो द्रव्यमान है, वो कम से कम इतना होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो लगा पाए। क्योंकि ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स है ये रिवॉल्व कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और कोई इनके पास एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से ये एक दूसरे जो प्लैनेट है वो अपने फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये ऑर्बिट में घूम पाते गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से, और गुरुत्वाकर्षण बल होने के लिए जो मिनिमम मास होना चाहिए प्लैनेट का, उस मास को सेटिस्फाई प्लूटो नहीं कर पा रहा था। प्लूटो का मास काफी कम था, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नहीं लगा पा रहा था अपने एडजेसेंट प्लैनेट के पास। इसकी वजह से वो क्या करता था, ऑर्बिट क्रॉस कर दे रहा है, वो दूसरे के ऑर्बिट में इंटर कर जा रहा था, वो अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे के ऑर्बिट में क्रॉस हो जा रहा था। तो एक तो आपको किसी और के ऑर्बिट में इंटर नहीं करना है, जो कि प्लूटो भाई साहब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर पा रहे थे। इट मस्ट नॉट इंटरसेक्ट द ऑर्बिट ऑफ अदर प्लैनेट और सैटेलाइट इन द ऑर्बिट। ओके, अब देखिए
प्लूटो प्लैनेट्स को मेनली दो पार्टों में डिवाइड किया गया, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जाइंट प्लैनेट। अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की बात करें तो ऐसे प्लैनेट जो जो रॉकी सब्सटेंस या पृथ्वी जैसी संरचना रखते हैं, जैसे नहीं मतलब सॉलिड पार्टिकल से बने हो, सॉलिड से बना हो उनका इंटरनल या जो भी स्ट्रक्चर है, जो सन के करीब हो। और जो गैसेस से बने, जुपिटर लाइक जो बने हैं, उनको हम लोग जोवियन प्लैनेट या जाइंट प्लैनेट भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को इनर प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसको बनाया गया जो एक बेल्ट आती है एस्टेरॉयड बेल्ट, उसके अंदर आता है ये। और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर जो है, अगर आपने सिगार शेप देखा होगा तो सिगार शेप स्ट्रक्चर में, जो सिगार शेप हमने स्ट्रक्चर आपको डिस्कस किया था, उसमें जुपिटर सबसे बड़ा था, उसके इधर टेल स्ट्रक्चर बन रहा था और इधर भी टेल स्ट्रक्चर बना था सन के चारों तरफ। तो देखिए जब हम लोग ने हाइपोथेसिस आपसे डिस्कस किया था तो सिगार शेप स्ट्रक्चर बन रहा था, एक हाइपोथेसिस आपको सिगार शेप का दिया गया था, जहां पे यहां पे जुपिटर आ रहा था और मान लीजिए ये सन है। तो जुपिटर के इधर वाले को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला गया, जुपिटर के साथ इधर वाले को जायंट प्लैनेट बोला गया। साथ ही साथ अभी हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, सन होगा, फिर प्लैनेट्स होंगे, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट होगा। तो एस्टेरॉयड बेल्ट के इधर वाले प्लैनेट जो होंगे वो इनर प्लैनेट होंगे क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड से मिलकर बना होगा। और एस्टेरॉयड बेल्ट के इधर जायंट प्लैनेट जो है वो गैसियस कंपोजिशन से बने होंगे, यानी कि उनमें गैसियस का स्ट्रक्चर, उनका कंपोजिशन गैसियस पार्ट होगा, जो इसीलिए उसको जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, मतलब जुपिटर जैसा प्लैनेट। ये कुछ स्ट्रक्चर है, अगर आप देख पा रहे हो इसको तो देखिए, अगर आप देख पाए तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, सन, ठीक है, मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट आया। देखिए समझिएगा, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आप लोगों को इनमें से कुछ ऑनलाइन जो बच्चे उनको ये लग रहा होगा बहुत बेसिक मुझे आता है, बट यही बेसिक जब आपसे एक लाइन लिखने के लिए कह दिया जाएगा कि लिखिए प्लैनेट्स के बारे में 2 लाइन लिखिए, तो आप वो कीवर्ड मिस कर देंगे। क्लास 6 की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें प्लैनेट की बहुत अच्छी डिस्कवरी, बहुत अच्छा डिफिनेशन 2 लाइन का दिया हुआ है, आप पढ़िएगा। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कहता हूं आप हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी पढ़िएगा, और इंग्लिश मीडियम के लिए कहूंगा आप इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी पढ़िएगा। देन यू विल फील कि आपका आंसर कितना बेहतरीन हो सकता है क्लास 6 की एनसीईआरटी से। तो हमारा एनसीईआरटी बैच, फाउंडेशन बैच आने वाला है, यूट्यूब पे मैं लाऊंगा आपको बैच, आप और हमारे ऐप पे भी आएगा वो बैच। आप अंतर महसूस करेंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, उसकी जो क्या नए तरीके से कैसे सोच सकते हैं, आपको महसूस होगा उसमें कि कैसे हम एनसीईआरटी का एक्टिविटी या एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को अपने आंसर में लिख सकते हैं। अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो पहले पेज पे एक्टिविटी दी गई है कि अगर आपको ब्रह्मांड समझाना तो एक छोटे बच्चे को तो आप कैसे समझाओगे, एक टॉर्च है आप करना वो, या बिग बैंग थ्योरी समझाना तो आप बैलून लोगे, इस पर डॉट बनाएंगे, फुलाएंगे तो फैलेगा, तो इस तरह से एक्सपेंशन हुआ। तो जिस तरह से एक छोटे बच्चों को समझाया जाता है उस तरह से अगर आप बेसिक से डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे तो आप उसके बाद तो संरचना कर ही देंगे। अगर आपकी नींव मजबूत हो जाएगी तो सरल भाषा में तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे। आपको इस तरह से आंसर भी जस्टिफाई करना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति पढ़े जिसको कुछ पता ना तो भी वो समझ सके, लिंक कर सके, तो वो तभी डेवलप होगी जब आपकी फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। तो मेरा एम्फेसाइज एनसीईआरटी पे इसलिए रहता है, एनसीईआरटी तो आपकी फाउंडेशन है, ठीक है। चलिए आते हैं इस पे हम लोग। तो देखिएगा सन, उसके बाद मरकरी, फर्स्ट प्लैनेट आपका मरकरी है, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है, फिर जुपिटर। तो एस्टेरॉयड बेल्ट के जो इधर वाले सारे प्लैनेट्स हैं इनको बोला गया इंटीरियर प्लैनेट्स, ठीक है। और एस्टेरॉयड बेल्ट के जिधर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, एक प्लूटो यहां पे दिख रहा हुआ है। अब ये प्लूटो प्लैनेट रह नहीं गया, बट फिर भी यहां पे हाईलाइट किया गया है। बट प्लूटो कुबर बेल्ट का सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है आफ्टर आइरिस। Again, I am correcting that the Pluto is the second largest dwarf planet in the Kuiper belt. Kuiper belt में second largest planet है after Iris. तो अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा dwarf planet है तो आप याद रखिएगा Iris. तो अगर आप देखिए बेसिक इसलिए हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि बेसिक आपको ये, मैं एक एनालिसिस वीडियो लाने वाला हूं, ऐसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से एनसीईआरटी की मदद से आपकी बेसिक अगर क्लियर है तो कैसे आप प्रीलिम्स में
ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपकी क्षमता डेवलप हो जाती है कि हाँ ये वाला ऑप्शन तो गलत होगा, देन अब 2 गलत हो गया ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन का कॉम्बिनेशन तो कोई बनेगा नहीं, 1 1 1 3 ओनली 1 या नन ऑफ दिस, या जो भी कॉम्बिनेशन है। तो सोच जो बिल्ड करती है आपकी एलिमिनेट करने की, ऑप्शन को काटने की प्रीलिम्स में, क्योंकि आपको तो प्रीलिम्स मेन तो हर्डल प्रीलिम्स है, उसको तो आपको निकालना ही पड़ेगा। वो आपको एनसीईआरटी से ही सोचने को मिलेगा। आप किसी भी टॉपर्स का स्पीच सुन लीजिए, कहीं भी आप जाइए, आपसे कहा जाएगा बार बार कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। 10 साल का टॉपर का आप स्पीच सुन लीजिए। बट एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको एनसीईआरटी रीड कर लेना है, अंडरलाइन करके आपको रंग बिरंगा बन के रख देना, उसको फुल पत्ती बना के। ये तो सबसे बड़ी गलती है आपकी। एनसीईआरटी को अपने यूपीएससी के लिए एक हथियार के रूप में तैयार करना है। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे कोर्स में एनरोल हो रहे हैं, या आप जहां भी पढ़ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि, बट एक सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जल्दी में एनसीईआरटी कोर्स यूट्यूब पे आएगा, आप महसूस करेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, एनीवे लेट्स कम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, देखिए एक यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये जो कुबर बेल्ट है, इसकी जो रेंज होती है सन से, कुपर बेल्ट की जो रेंज होती है सन से, वो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 150 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। मतलब कहीं पे 30 इसकी डायमीटर होगी और कहीं पे 150 इसकी चौड़ाई होगी। अब प्लूटो जो है वो इसी कुपर बेल्ट में घूमता है। ठीक है, तो चलिए, यह हमारा पहला प्लेनेट मरकरी। अगर आपको एनिमेशन देखना है प्लेनेट का, तो नासा के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको हर प्लेनेट का एनिमेशन दिख जाएगा, रोटेशन दिख जाएगा आपको। आपको थोड़ा सा रुचि इंटरेस्ट होगी, आप नासा से पढ़ सकते हैं। नासा में और भी बहुत कुछ, नासा के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और ज्योग्राफी को कहते हैं जैसे स्पेशल साइंस, पहले आपसे बताया था, ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज को सब्जेक्ट में डाला गया, बट ये आप समझिए पूरा पूरा साइंस है। आपको यहाँ पे सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको दिख जाएंगे। ये रोटेशन, रेवोल्यूशन, सेंट्रीपिटल, जितने भी कितने सारे कीवर्ड सब फिजिक्स के हैं। थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लग रहा है यहाँ पे। कैपलर का लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, लॉ ऑफ एरियल, जो अभी समझाएंगे आप सब अभी, वो सब मैथमेटिकल। और स्टार्टिंग में जब डिस्कवरी की गई थी या हाइपोथेसिस रखी गई थी, तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से रखा गया था। लाप्लास मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करके यूनिवर्स की संरचना बता दी कि ऐसे से बना होगा। तो मैथ और फिजिक्स देखिए चल रहा है आपके ज्योग्राफी में। इसलिए कहा जाता है कि भूगोल जो है, इट इज अ मदर ऑफ ऑल साइंस। अभी आप ब्रह्मांड की संरचना पढ़ रहे हैं, इसमें आप अपनी रुचि लीजिए। उसके बाद देखिए जब हम अर्थ पढ़ेंगे, उसके इंटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि लैंड बना कैसे, माउंटेन्स कैसे बने, ओशनिक करंट क्या होता है, इनके प्रभाव क्या होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर पे, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, कैसे लिंक करेंगे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को। तो आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा ज्योग्राफी में आपको अपने आप, और फिर आपको आसान लगेगा। और आप इंटरलिंकिंग कर लिए, जियोमॉर्फोलॉजी को क्लाइमेटोलॉजी से लिंक कर दे रहे हैं, आप ओशनोग्राफी से लिंक कर दे रहे हैं। आप अगर कनेक्शन डेवलप कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान है इस सब्जेक्ट को समझना और नोट्स बनाना। उसके बाद जब आपका एक चंक खत्म हो जाए, फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी आपने पढ़ लिया, फिर आप क्वेश्चन उठाइए या पहले से क्वेश्चन देख लीजिए। मैं तो कहता हूं पहले से देख के रखिए, आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि सवाल आता कहां से है। जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे क्वेश्चन आया तो आया कैसा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे क्वेश्चन आया तो आया कैसा। तो जैसे ही टॉपिक हमारा थोड़ा आगे बढ़ेगा, अभी तो नींव तैयार कर रहे हैं, आपकी थोड़ी नींव तैयार हो जाए, उसके बाद हम आपका पहला पिलर आंसर राइटिंग का स्टार्ट करेंगे। और जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, आपको एक दिया जा रहा है, आप एक लिखिए। वो एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक एक करके आपकी जो है, एक एक ईंट की तरह एक एक सवाल होगा और आपकी जो है सफलता की सीढ़ी बन जाएगी। एक एक सवाल आपकी एक सफलता की सीढ़ी की एक एक ब्रिक, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। और हम प्रिसाइस में आपको रोबोट नहीं बनाएंगे, ब्यूरोक्रेट बनाएंगे। इस विचारधारा से हम लोग प्रिसाइस को लेकर चल रहे हैं। सो डोंट बी रोबोट, ठीक है, बिकम ब्यूरोक्रेट। और ब्यूरोक्रेट के लिए माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश करें आप।
ओके, मरकरी की बात करें तो मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट सिस्टम और नियरेस्ट टू सन। यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। कुछ ऐसा इमेज लिया गया था नासा, सैटेलाइट इमेज नासा द्वारा लिया गया, वहां पे मैंने आपको ये स्टार्ट किया है। यहां पे याद करिएगा रोटेशन, रोटेशन मैंने पहले बताया था अपने एक्सिस पे घूमना, समझिएगा। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों अलग अलग चीज है। अगर ये किसी भी प्लैनेट की एक्सिस है, अपने एक्सिस पे घूम रही है वो, ये एक्सिस है आपका, और अपने एक्सिस पे घूमने को हम लोग रोटेशन कहते हैं। और एक एलिप्टिकल पाथ में या किसी सर्कुलर पाथ में, वैसे ऑर्बिट कैसा होता है, इलिप्स होता है, सर्कल नहीं होता आपका। इलिप्टिकल पाथ में घूमने को, इस तरह से इलिप्टिकल पाथ में, मान लो यहां पे सन है, सन के चारों तरफ घूमने को हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं, घूर्णन, रेवोल्यूशन। अभी ये फैक्चुअल आपको जानने की क्या जरूरत है? ये फैक्ट इसलिए जानने की जरूरत है कि अगर आप आंसर लिखते हो और आपको ये फैक्ट पता है, केवल इस फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप एग्रीकल्चर भी पढ़ते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ते हो, अगर आपको डेटा याद है और आपने डेटा अगर अपने आंसर में लिखा है, आपका आंसर जितने भी एस्पिरेंट है सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हो, आपको डेटा तो आपके पास होना ही चाहिए। आप कैसे डिसीजन लोगे बिना बिना डेटाबेस के, बिना डेटा के? इसलिए फैक्ट अगर आपको पता है तो योर आंसर शुड बी मोर लेस्टिमेट देन अदर। इट विल डिफरेंशिएट योर फ्रॉम योर क्राउड। आपको क्राउड से अलग निकलना तो डेटा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ओके, दिस वाज द सैटेलाइट जैसे मैरिना 10 1974-75 में लॉन्च किया गया था टू टेक अ पिक्चर ऑफ आवर, कुछ इस तरह से था। मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसलिए किया ताकि आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो किस तरह का ये मैसेंजर है। आपका मैसेंजर 2004 में लॉन्च किया गया था और फ्यूचर में जो लॉन्च किया जाएगा वो बीपी कोलंबो 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो यहां पे देखिए साइंस एंड टेक का भी थोड़ा हो रहा है, समझाया जा रहा है आपको, और साइंस एंड टेक में इसी को एलेबोरेट करेंगे कि काम कैसे करता है सैटेलाइट, कितने तरह के सैटेलाइट होते हैं, किस ऑर्बिट में भी लॉन्च किया जाता है, भारत के क्या क्या मिशन है या नासा के क्या प्रोग्राम है, वो तो साइंस एंड टेक की क्लास में और करंट अफेयर में बताया जाएगा, ठीक है? चलिए यहां पे थोड़ा सा और एक लाइन है कि द एटमॉस्फेयर इज हॉट, एक्सट्रीमली हॉट इन डे एंड नाइट में कोल्ड होता है, ठीक है? यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि मरकरी का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। कितना अच्छा होता कि अगर आप मरकरी पे होते और यूपीएससी की तैयारी करते, आपको 90 दिन मिलता है, तब जाके आपका एक दिन खत्म होता है ना। चलिए ऐसी बात नहीं है, ठीक है? आपको जिस ग्रह पे है उसी ग्रह के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है? तो 90 डेज के बराबर होता है। और मास अगर बताया जाए तो पृथ्वी के मास से 1/18 टाइम मास होता है इसका, मरकरी का। सेकंड है विनस। तो विनस के बारे में नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी के 2 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, क्लास 11 चैप्टर नंबर 2, क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। सो आप सभी लोगों का धन्यवाद मेरा लेक्चर देखने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप उन बच्चों तक पहुंचाएं जो अभी तक भ्रमित हैं, जो अभी तक रोबोट बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट नहीं बन पा रहे हैं। उस सोच को डेवलप कराइए, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स, अपने कोलीग्स, अपने रूममेट्स, इसको शेयर करिए। और जो हमारा इनिशिएटिव है उस इनिशिएटिव को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए कि किस बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट टीम फ्रॉम दिल्ली आपके घर तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज ज्वाइन प्रिसा IAS and IAS by IAS. Thank you so much.